हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज फिर हम कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम कल यानी कि 28 जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जो हमारा एज यूजुअल सीक्वेंस होता है, पहले जो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से, तो हम आज वहां से स्टार्ट करते हैं। तो कल यानी कि 28 जनवरी को जो हमारा सबसे पहले पहले याद रखेंगे 3 डेज कल मनाया जाता है, जिनमें से पहला जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी के बारे में। यानी कि 28 जनवरी को मनाया जाता है लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी। अब कौन है ये लाला लाजपत राय? तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही नॉन वेटरन लीडर रह चुके हैं, जिनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी एक लाठी चार्ज में, जब 1928 में हमारे कंट्री में साइमन कमीशन आई थी। तो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में ही उस प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इस दिन याद रखेंगे नवंबर 1928 में उनकी डेथ हो गई थी। और अब उनके बारे में अगर हम कुछ जान ले, तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि पंजाब केसरी मतलब इंग्लिश में अगर हम इसे ट्रांसलेट करें, यानी कि द लायन ऑफ पंजाब। याद रखेंगे, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी बोला जाता था, या फिर लायन ऑफ पंजाब। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्मेशन या फाउंडेशन को भी इन्होंने इनिशिएट किया था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडेशन को भी जो है इन्होंने इनिशिएट किया था। एक ट्रायो है जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, जो कि है लाल बाल पाल। तो इस लाल बाल पाल जो ट्रायो है, इनमें से जो लाल कंपोनेंट है ये लाला लाजपत राय ही है। कौन थे वो लाल बाल पाल? पहले थे आपके लाला लाजपत राय, दूसरा बाल है बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गए बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये हो गए आपके लाल बाल पाल के तीन के ट्रायो में जो एक सेगमेंट है लाल, तो ये वो थे। चलिए, इनके कुछ कुछ बुक्स के बारे में हम जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम समझेंगे। पहला जो इनका बुक है वो है यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन एंड अनहैप्पी इंडिया। तो ये इनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। और बुक्स लिखने के साथ साथ इन्होंने कुछ कुछ बायोग्राफीज भी लिखी है। तो चलिए देखते हैं किन के लिखे हैं। एक हो गया आपकी मजीनी, गरीबाल्दी, शिवाजी, दयानंद सरस्वती एंड श्री कृष्णा। तो इन्होंने कुछ कुछ बायोग्राफीज भी लिख रखी है। तो ये हो गया लाला लाजपत राय के बारे में हमने जाना कि उनका कल बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1928 के साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में इनकी डेथ हो गई है लाठीचार्ज की वजह से। चलिए, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट डे जो सेलिब्रेट किया गया था कल, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेटा प्रिवेसी। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेटा प्रिवेसी। आजकल के टाइम में जो है जितनी भी आप स्टोर करते हो डेटा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज इतना फॉरवर्ड हो गया है, इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा आज पूरा लाइफ कुछ रेलिवेंट डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। तो ये जो डेटा होता है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है, जो कि किसी को भी अगर लीक बाय एनी चांस अगर वो डेटा लीक हो जाता है तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। क्योंकि आज इसी डेटा से, इसी टेक्नोलॉजी से जो है हमारा पूरा लाइफ कनेक्टेड है, चाहे वो हमारा बैंक अकाउंट ही क्यों ना हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया क्यों हो, कोई भी सेक्टर में अगर हम देखें तो ये डेटा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ हमारा ये राइट होता है कि हमारा जो डेटा है वो प्राइवेट रहे, यानी कि उसका इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास हो और किसी के पास भी नहीं हो। इसीलिए इस चीज को और प्रमोट करने के लिए हम जो है 28 जनवरी को इंटरनेशनली सेलिब्रेट करते हैं डेटा प्रिवेसी को। ठीक है, अगर हम इसकी थीम के बारे में जान ले, तो इसका थीम है इस साल प्रिवेसी बाय डिजाइन बिल्डिंग डिजिटल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, हमने जाना बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। दूसरा हमने जान लिया इंटरनेशनल डेटा प्रिवेसी डे। तीसरे दिन पे आते हैं, वो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसको कि किसने रिकॉग्नाइज किया है? जो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसने 28 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस डिक्लेयर किया है। क्या होता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल? एक्चुअली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हम वो समझते हैं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा एनवायरमेंट, जिसको हम कह सकते हैं ब्रॉडली हम बोले एक ऐसा इकोसिस्टम, जहां हर कोई, हर इंडिविजुअल, हर एनिमल, जो भी है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वो अपने पीस में रहे। यानी कि आप उन्हें परेशान ना करें, वो आपको परेशान ना कहे, आप पीसफुली
कोएग्जिस्ट करें, यानी कि आप एक साथ जो है पीसफुली कोएग्जिस्ट करना है, पीसफुली रहना है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, एनी वॉर, एग्रेशन, किसी भी टाइप का हमें वायलेंस नहीं रहना है, पीसफुली एक साथ हमें इस धरती पे एग्जिस्ट करना है। तो ये जो है इस चीज को मेन आपका इंटेंशन है, मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इस बार का थीम क्या है? कमिटमेंट टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड अ सेफ इंक्लूसिव वर्ल्ड। इंक्लूसिव वर्ल्ड मतलब एक ऐसा दुनिया जहां पे हर कोई जो है पीसफुली रह रहा है, चाहे वो इंसान कहते हैं ना, इंक्लूसिव मतलब हर किसी को इन्वॉल्व करके रखना, हर किसी को लेके चलना अपने साथ में, चाहे वो शायद नॉर्मल हो, चाहे वो नहीं नॉर्मल हो, चाहे वो थोड़ा अलग ही क्यों ना हो, चाहे जो कोई भी हो, हर किसी को अपने साथ लेके चलना है। और यहाँ पे इंक्लूसिव वर्ल्ड मतलब क्या हो जाता है? सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं पीसफुली रहना है, हमें ह्यूमंस के साथ साथ जो एनिमल्स है, जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, हमें सबको एक साथ लेके चलना है। तो चलिए, जो हमारा पहला सेगमेंट है इस सेशन का, इंटरनेशनल डे, सॉरी, इंपॉर्टेंट डेज का, तो उसको हम खत्म करते हैं। 3 डेज हमने जाना, 3 डेज कल सेलिब्रेट किया गया था 28 जनवरी को, पहला बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। दूसरा मनाया गया था क्या? दूसरा मनाया गया था इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। और तीसरा मनाया गया था जिसको कि यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया, वो क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा होता है ये पहला सेगमेंट खत्म। अब हम आते हैं नेशनल यूज के बारे में, अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है नेशनल यूज, हम उसके ऊपर आते हैं। और वो हमारा किस टॉपिक के ऊपर है? वो है हमारा अमृत एंड अमृत 2 स्कीम के बारे में। तो क्या है ये अमृत एंड अमृत 2 स्कीम? पहले हम आर्टिकल जान लेते हैं, आर्टिकल एग्जैक्टली क्या न्यूज में है। तो अर्बन टैप वाटर कवरेज, इसके बारे में है। देखिए, अमृत जो स्कीम है, ठीक है, उसके अंडर बोला गया है कि जो अर्बन टैप वाटर कवरेज है, ठीक है, यानी कि जो अर्बन एरियाज में जो टैप वाटर का कवरेज है, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। यानी कि 2011 में इसकी जो पॉपुलेशन थी, इसकी जो संख्या थी एक्चुअली, अर्बन टैप, जो टैप वाटर, जो नल होता है, नलका का जो नंबर था, वो सिर्फ 49% ही था अर्बन एरियाज में, उसको जो है अब बढ़ा के 77% कर दिया गया है, ठीक है। उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 77% कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है ये अमृत एंड अमृत 2 स्कीम? देखिए, ये एक ऐसा स्कीम है जो कि किसके द्वारा लाया गया है? जो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है, इसने इस स्कीम को लाया है। तो ये जो अमृत स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये स्कीम क्या कहना चाहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्बन एरियाज में आप जो टैप वाटर हो गया, जो वाटर यूसेज हो गया, सीवेज वाटर हो गया, जो आपका ग्रीन एरियाज हो गया, उन सब में, उन सबको डेवलप करने का, उन सबको इम्प्रूव करने का, सैनिटेशन पर्पस के लिए, तो इसलिए जो है इस स्कीम को लाया गया था। और अभी इसी स्कीम के अंडर आप देखेंगे जो टैप वाटर का जो कवरेज है अर्बन एरियाज में, उसका पॉपुलेशन 49% से बढ़ के कितना हो चुका है? 77% हो चुका है। तो ये जो अमृत था, ये फेज 1 था एक्चुअली, और ये जो अमृत 2 है, ठीक है, ये जो अमृत 2 है, ये इसका, इस इनिशिएटिव का ये सेकंड फेज है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया अमृत के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं, तो पहला हमारा न्यूज खत्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, हम अब पढ़ने वाले हैं। तो क्यों है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक न्यूज में? तो देखिए, पहला पहला हम जान लेते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होता क्या है। देखिए, ये एक स्मॉल स्केल बैंक्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल बैंक होते हैं, जो कि कहाँ आपको मिलते हैं? जो आपके मतलब सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज जो होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड एरियाज में आपको, अर्बन एरियाज में आपको नहीं पाए जाएंगे। जो एक सेमी अर्बन होता है, जो रूरल अर्बन एक इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, थोड़ा बहुत जो अर्बन एरियाज होते हैं, वहां पे ये कोऑपरेटिव बैंक्स पाया जाता है। अब ये एक नॉर्मल बैंक से अलग क्यों है, तो अब हम वो समझेंगे। देखिए, ये जो यूसीबी है, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये एक स्मॉल फाइनेंशियल लेंडर है, किसके लिए? जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए, जो छोटे मोटे जो एमएसएमईज हो गए ना आपके, उनके लिए हो गए, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए, उन सबको फंड देने के लिए, या फिर जो थोड़े लो इनकम वाले हैं, जो उनको कुछ छोटे मोटे अमाउंट पे उनको लोन चाहिए, या फिर एफडी कराने के लिए, आरडी कराने के लिए, एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, तो ये सब कराने के लिए जो क्या होता है ना, फाइनेंशियल जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था।
तो इंडिया में जो पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूसीबी हम बोलेंगे शॉर्ट में, वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो वो एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1889 में। कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था? बड़ौदा, जो कि गुजरात में है। आज प्रेजेंट डे इसका जो नाम है वो है वडोदरा। तो यहाँ पे 1889 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और क्या था नाम? जो नाम है इसका वो है अनयोनना। क्या है? अनयोनना जो है आपका पहला यूसीबी है, ठीक है। अनयोनना यूसीबी 1889 में आपका फर्स्ट टाइम इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। तो अब ये यूसीबी न्यूज में क्यों है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो अच्छा, ये भी एक जान लेंगे कि ये जो यूसीबी होती है, जो हमारा इसको रेगुलेट कौन करता है? इसे रेगुलेट करने वाला होता है आरबीआई, ठीक है। इसे रेगुलेट करने वाला होता है आरबीआई। और ये किसके अंडर ये चलती है? ये चलती है आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट के अंदर आपका यूसीबी कवर होता है, ठीक है। चलिए, ये हमने जान लिया कुछ यूसीबी के बारे में स्टैटिक फैक्ट। अब ये न्यूज में क्यों है, हम इसके बारे में अब समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, न्यूज में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने वापस से यूसीबी की लाइसेंस विंडो को ओपन कर दिया है। एक और चीज याद रखेंगे यूसीबी के बारे में कि इस यूसीबी को कौन चलाता है? जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, जो यूसीबी के मेंबर्स होते हैं, वही इस बैंक को वो चलाते हैं, ठीक है। और ये आपका वन वोट वन मेंबर के प्रिंसिपल पे काम करता है। चलिए, तो आरबीआई ने वापस से इसके जो लाइसेंस विंडो है इसको ओपन कर दिया है। कितने साल बाद? मोर देन 20 इयर्स के गैप के बाद, ताकि और स्टेक होल्डर्स जो है वो आए। तो इसलिए ये यूसीबी अभी न्यूज में है। इसका स्टैटिक के बारे में हमने जान लिया। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं उत्तराखंड के बारे में, जो हमने कल के सेशन में भी कवर किया था। कैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट और आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। उन्होंने एक हेल्थ इनिशिएटिव जॉइंट तरीके से उन्होंने साइन किया है, जिसको कि क्या नाम दिया गया है? स्वस्थ सीमा अभियान। क्या नाम दिया गया है इसको? स्वस्थ सीमा अभियान। क्यों ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है? कि जितने भी बॉर्डर विलेजेस है या फिर जो हाई टेरेन में प्रेजेंट विलेजेस है, जिनको बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही है, तो वो पाने के लिए ये इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हमने डिटेल्स में कल पढ़ा था। ये हो गया आपका स्वस्थ सीमा अभियान, ठीक है। और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट्स जो है उत्तराखंड के, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिट होने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। आपके पिथौरागढ़, चमोली एंड उत्तरकाशी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें करीब 100 विलेजेस ऐसे हैं जो कि बॉर्डर पर हैं, और इन्हें ये फैसिलिटी, मतलब मेनली ये ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं एक और स्कीम के बारे में, जो कि है मुख्यमंत्री, जो कि है आपका मुख्यमंत्री सेहत योजना। तो क्या है ये मुख्यमंत्री सेहत योजना? ये भी एक स्टेट लेड इनिशिएटिव स्कीम है, जो कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है? जो कि पंजाब स्टेट ने लॉन्च किया है। तो इस जो इनिशिएटिव है मुख्यमंत्री सेहत योजना, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक आपका हेल्थ केयर बेनिफिट है, जहां पे आपका 10 लाख पर फैमिली पर ईयर आपको फ्री एंड कैशलेस आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ इस स्कीम में जो है 65 लाख फैमिलीज जो है वो बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, ये स्कीम इतना ज्यादा क्यों अभी चर्चा में है? क्योंकि इस स्कीम में कोई भी टाइप का इनकम लिमिट नहीं रखा गया है, कि कोई भी फैमिली है, अगर मान लीजिए कोई एक पुअर फैमिली है, उसको भी यही बेनिफिट दिया जाएगा कि आप 10 लाख पर ईयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और या फिर कुछ कुछ जो आपके रजिस्टर्ड है, जिनको की जो कि पार्टनरशिप है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ गवर्नमेंट का, वहां पे अप टू 10 लाख पर फैमिली पर ईयर आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इसमें किसी भी फैमिली का इनकम लिमिट नहीं लाया गया है बीच में, यानी कि जो पुअर है वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, और जो कि मतलब एक अच्छे लेवल पे है, अच्छा इनकम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप का इनकम लिमिट नहीं है। इसका मेन कंडीशन ये होना चाहिए कि आप पंजाब के रेसिडेंट होने चाहिए। इसलिए जो भी पंजाब के रेसिडेंट होंगे वो इस स्कीम के बेनिफिशियरी डिक्लेयर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी ने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है, जहां पे वो अपने करिकुलम चेंजेस के बारे में जितने भी अपडेट्स होने वाले हैं उन सबको जो है वो उसमें अपडेट करने वाले हैं। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप चैनल को
इनिशिएट किया है, ठीक है, जहाँ पे वो जितने भी ऑथेंटिक अपडेट्स है, चाहे वो उनके करिकुलम के ऊपर हो, चाहे वो उनके टेक्स्ट बुक के ऊपर हो, जितनी भी अपडेट्स होने वाली है वहाँ पे आपकी अपडेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा पहला न्यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है, ध्यान से सुनेंगे। तो दो यहाँ पे चीज की मेंशन की गई है। पहला होता है आपका डार्क मैटर, दूसरा आपका एक टेलीस्कोप के बारे में बात किया गया है जो कि है JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो न्यूज क्या है पहले हम वो समझते हैं। तो ये जो आपका टेलीस्कोप है JWST, तो उसने एक बहुत ही डिटेल्ड और हाई रेजोल्यूशन मैप बनाया है किसका, डार्क मैटर का, ठीक है। तो ये सुनने में तो ये लगेगा कि कौन सी बड़ा बात है, हो सकता है टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का तो काम ही होता है आप दूर की चीजों को विजुअलाइज करना। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले भी हम जान लेते हैं डार्क मैटर होता क्या है। तो हम सबको पता है कि हम जहाँ पे रहते हैं हम एक गैलेक्सी में रहते हैं, उसका क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो डार्क मैटर जो होता है ना, ये पहली बात तो ये स्पेस में पाया जाता है, और ये इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसके पास खुद की लाइट है, ना तो ये लाइट अब्सॉर्ब करता है, ना तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मेनली देखा जाए तो ये मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पूरे गैलेक्सी का जो है, हमारे पूरे स्पेस का जो है, यूनिवर्स का, स्पेस भी छोड़िए यूनिवर्स का 85% अगर किसी ने मैटर होल्ड करके रखा हुआ है तो इस डार्क स्पेस ने करके रखा है। इसे प्रेडिक्ट करना, इसे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। इसको आप मतलब पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पर है, ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है। लेकिन इसने 85% ऑफ द मास होल्ड करके रखा है। और मेन जो है इसका मैं काम बताऊं, ठीक है, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसको स्पेशल कैसे है, क्योंकि इसमें ना ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ग्रेविटी होता है। और इसका जो एकदम मेन ऑब्जेक्टिव मैं बताऊं, इसका फंक्शन क्या है। तो जो गैलेक्सीज है ना, ये गैलेक्सीज को होल्ड करके रखता है, गैलेक्सीज के बीच में ये ग्रेविटी मेंटेन करके रखता है, ताकि गैलेक्सी जो है यूनिवर्स में गिर ना जाए। मतलब अपना जो एक बैलेंस होता है, जो उसने एक फोर्स मेंटेन करके रखा हुआ है, बैलेंस करने के लिए वो अनबैलेंस ना हो जाए। तो ये है आपका डार्क मैटर, ये हमने बता दिया डार्क मैटर के बारे में। ये इनविजिबल होता है, इसलिए हम इसका नाम डार्क मैटर रख दिए। इसी इनविजिबल एलिमेंट को, इसी इनविजिबल मास को जो है इस टेलीस्कोप ने यानी कि JWST टेलीस्कोप ने इसे डिटेक्ट किया है, और एक बहुत ही डिटेल एंड हाई रेजोल्यूशन मैप प्रोड्यूस किया है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं। तो एक हमारे जो इंडियन हिमालयाज हैं, ठीक है, वहां पर इंडियन हिमालयस स्पेशली जो है आपका उत्तराखंड में जो है आपके एक मशरूम की नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है, जिसका कि क्या नाम है, ठीक है, जिसका कि नाम रखा गया है हेमिलेकम इंडिकम, ठीक है। तो ये इंडिया में इस मशरूम स्पीशीज का आपको पहला एक ऐसा वैरायटी मिला है, डिस्कवर किया गया, कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के भी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं केरला के बारे में। तो केरला ने अपना स्टेट का स्टेट माइक्रोब को उन्होंने डिक्लेयर किया है, किसको, उन्होंने डिक्लेयर किया है बैसिलस सबटिलिस। तो इस बैक्टीरिया को उन्होंने एज अ स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है। क्या है ये माइक्रो बैक्टीरिया, हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एक बहुत ही गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो कि नेचुरली आपके ह्यूमन गट में या फिर फर्मेंटेड फूड में आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बाहर की देखिए तो ये सॉइल एंड वेजिटेशन में वहां पाई जाती है, और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में इसका हैबिटेट होता है, ठीक है। और ये जो है काफी सारे, ये मेनली एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो ये देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट क्लास में आता है, ठीक है, जिसको कि अब आपका केरला ने अपना स्टेट माइक्रोब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनेशनल सेक्शन पे। तो क्या है हमारे इंटरनेशनल सेक्टर का जो हमारा पहला न्यूज है, वो होने वाला है अंटार्कटिक एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। तो रिसेंटली हमने हमने संडे के जो करंट अफेयर सेशन था, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे वहां पर अंटार्कटिका से एक ग्लेशियर ब्रेक
किया था काफी साल पहले, और अब वो जो ग्लेशियर है वो अपने लास्ट फेज में है, डिसइंटीग्रेशन के लास्ट फेज में हो, यानी कि वो अब कंप्लीटली मेल्ट हो जाने वाला है। और चाइना जो है उस पे एक चेक रख रही है कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, उस जो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उस पर वो ध्यान रख रही है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए चाइना ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, किसका, अंटार्कटिक एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ पे उसने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, और इसकी जो पहली रीडिंग है उसको सबमिट की है, किसको, टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी इन दिसंबर 2025। ठीक है, तो मेन जो ये था, जितना भी अंटार्कटिक से रिलेटेड एक्टिविटीज है उस पर उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, एक रूल जो है चेकलिस्ट उन्होंने प्रिपेयर किया है और उस चीज को सबमिट किया है। तो देखिए, अंटार्कटिका जो हमें पता है वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड के, और अंटार्कटिका को काफी ज्यादा प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि एक अलग हैबिटेट हो जाता है, एक कोल्ड वेजिटेशन वाला हैबिटेट हो जाता है आपका। और साथ ही साथ एक ये भी रूल है कि वहां पे कोई भी टाइप का मिलिट्री, न्यूक्लियर वॉर या फिर कोई भी एक्टिविटीज नहीं किया जाएगा। वहां पे सिर्फ हेल्दी इंटरेक्शन होगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस हो गया आपका, मतलब वहां पे, और एक्सप्लोरेशन जो पर्पस हो गया, आप सिर्फ उसके लिए अंटार्कटिका को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं पोलर वॉर्टेक्स के बारे में। क्या है पोलर वॉर्टेक्स के बारे में? तो अभी रिसेंटली हमने सुना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा स्नो स्टॉर्म आई हुई थी, ठीक है, जिसमें काफी लोगों की डेथ भी हुई है। बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म था, स्नो स्टॉर्म था। तो इस स्नो स्टॉर्म का क्या है, इस स्नो स्टॉर्म का नाम था आपका, ये किस टाइप का था, ये था एक पोलर वॉर्टेक्स। क्या है ये पोलर वॉर्टेक्स? क्या है ये पोलर वॉर्टेक्स? तो देखिए, हमारे अर्थ पे 2 पोल्स है, एक होता है आपका साउथ पोल, एक होता है साउथ पोल, एक होता है आपका नॉर्थ पोल। तो इस दोनों पोल्स पे एक बहुत ही कोल्ड एयर, लो प्रेशर डेवलप होता है, जो कि ना स्पिन करते रहता है, जो कि आपके पोल्स पे स्पिन करते रहता है। तो इसी चीज को जो है पोलर वॉर्टेक्स बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? लार्ज एरिया ऑफ वेरी कोल्ड एयर एंड लो प्रेशर दैट स्पिन अराउंड द अर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल पे स्पिन करता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये ना 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स। हम जानते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ठीक है, उस लेयर्स में क्या होता है कि जो हमारा जो सबसे लोअर मोस्ट है वो क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है, उसके बाद होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो जो आपका ये विंड आपका स्ट्रेटोस्फियर में डेवलप होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फियर पोलर वॉर्टेक्स। और जो आपका ट्रोपोस्फियर में डेवलप होता है, जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसके 2 टाइप्स। और ये पोलर वॉर्टेक्स आपका हिट किया था यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी स्नो स्टॉर्म आया था, हैवी रेनफॉल हुआ था, और सब जीरो टेम्परेचर भी हो चुका था, जिसकी वजह से काफी डेथ हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डे 0 के बारे में। क्या है ये डे 0? तो देखिए, डे 0 जो है ये यूनाइटेड नेशंस ने एक दिन डिक्लेयर किया है कि ये डे 0 एक ऐसा दिन आने वाला है बहुत जल्द, जिस दिन जो यूजेबल वाटर होता है, वो किसी एक सिटी में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा दिन आएगा जिसमें एक पर्टिकुलर सिटी में जो पीने का पानी होता है, जो यूज करने लायक पानी होता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस दिन को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है डे 0। और किसने बोला है? यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस ने ये भी बोला है कि वर्ल्ड वाइड सिटीज के साथ साथ इंडिया भी बहुत हाई रिस्क में है इस दिन को फेस करने के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे जो यूजेबल वाटर होता है उसका जो क्वांटिटी है वो विजिबली बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, बहुत क्रिटिकली लो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग के बारे में। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था। ठीक है, ये कहाँ पे याद रखेंगे? ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है स्विट्जरलैंड के देवोस में। ठीक है, 2026 का मीटिंग स्विट्जरलैंड में होने वाला है। थीम की बात करें तो इस साल का थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, और इसमें काफी सारे आपके टॉपिक्स पर डिस्कशन होते हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज आपका जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया, ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस हो गया। ठीक है, इन सबको मैनेज करने के लिए इस इकोनॉमिक फोरम को बुलाया गया है इस साल। और इस साल का थीम भी हमने देख लिया है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कैसे स्विट्जरलैंड ने एक इन्वेस्टमेंट किया है एआई रिसर्च में, कितने का, जो 1 बिलियन स्विट्जरलैंड डॉलर है, उसमें उन्होंने रिसर्च किया है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए। नेक्स्ट पे हम आते हैं इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड को जो है मदर ऑफ ऑल डील बोला जाने वाला है, ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील होने वाला है। और कल भी हमने पढ़ा था कि कैसे जो इस एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इसमें कैसे जो हमारा यूरोप एक्सपोर्टेड कार्ड्स जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है, उस कार्ड्स पे जो है कैसे हम जो टैक्सेस है, टैरिफ्स है, वो 110% से घट के 40% करेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो वो घट के कितना हो जाएगा, वो घट के आपका 10% हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के क्या होगा, 2 डबल ईयू एक्सपोर्ट्स टू इंडिया बाय 2032, ये हो गया हमारा एफटीए इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का, जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं रिपोर्ट्स की बात करें तो पहला रिपोर्ट आता है नीति आयोग के द्वारा, जिसका नाम है एनहांसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ ईएलवीज इन इंडिया रिपोर्ट। क्या है ये ईएलवी, चलिए जानते हैं। देखिए ये है, ईएलवी का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। क्या होता है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। तो इंडिया में क्या बोला गया ना, 2030 तक जो ये व्हीकल का जो लाइफ है, जो एक शेल्फ लाइफ होता है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाने वाला है। यानी कि जिसकी वजह से क्या होगा कि काफी ज्यादा सेफ्टी इशू होने वाली है, पोल्यूशन इशू होने वाला है, और भी अलग अलग टाइप की वेस्ट मैनेजमेंट रिस्क भी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये ईएलवी व्हीकल्स क्या होता है, जो यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, तो ये ना एक ऐसी टाइप की व्हीकल्स होती है जो कि अब आपका यूज के लिए अनफिट नहीं है, काफी ज्यादा पुराना हो गया है, अब ढंग से चलता नहीं है, या फिर जिसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, या फिर वॉलंटरली ओनर्स ने अपने व्हीकल को डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ईएलवी, यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। तो क्या कहा गया है कि इन व्हीकल्स को अगर हम साइंटिफिकली इनका वेस्ट मैनेजमेंट करें, तो इनसे जो कुछ कुछ आपका मटेरियल्स निकल रहा है, जैसे कि स्टील वगैरह हो गया, तो इससे काफी लेवल तक जो है आपका पोल्यूशन, जो वेस्ट मैनेजमेंट से जो वेस्ट पोल्यूशन आपका क्रिएट हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी काफी हो रहा है अगर आप उन्हें इजिली डंप कर देते हो। तो अगर हम इसका साइंटिफिक वे में अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपरली उनसे मटेरियल्स निकाल के हम उन्हें रिसाइकिल कर रहे हैं, तो इंडिया में हम पोल्यूशन लेवल को काफी डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगले सेक्टर पे, जो कि है हमारा अवार्ड्स वाला सेक्शन। तो हमने अभी 2 दिन पहले भी हमने पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी जो 77th रिपब्लिक डे के ऊपर जो है 131 पद्मा अवार्ड्स आपके दिए गए थे। और आज हम जिस अवार्ड के बारे में बात करेंगे वो है अन्ना चक्र, ठीक है। अन्ना चक्र नेम फाइनलिस्ट फॉर 2026 फ्रांस एडलमैन अवार्ड, ठीक है। तो हम जिस अवार्ड के बारे में बात करेंगे वो है फ्रांस एडलमैन अवार्ड, जिसको कि किसे दिया गया है, जिसको कि दिया गया है अन्ना चक्र को। क्या है ये अन्ना चक्र, देखते हैं। तो देखिए हमारे इंडिया में पीडीएस सिस्टम काफी प्रेवलेंट है। पीडीएस सिस्टम मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे जो पब्लिक है, जो बिलो जो इनकम लेवल के जो पब्लिक है, बीपीएल वाले, तो उन्हें बहुत ही कम रेट पे उन्हें बेसिक राशन मतलब कि अन्न प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया। तो ये सब बहुत ही ज्यादा लो रेट में, आपका सब्सिडाइज रेट में, लो रेट बोलेंगे 1-2 रुपये किलो या फिर 5 रुपये किलो, उसके हिसाब से आपको पर फैमिली पर मेंबर आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यही जो है ये अन्ना चक्र है, ठीक है। ये इसे जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस हाई इम्पैक्ट एंड हाई वैल्यू एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस्ड एनालिटिक्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है, ये जो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा, ये आपका यूएसए में होने वाला है। कब होने वाला है, 12 to 14 अप्रैल 2026 में। चलिए अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस पे, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो विच ऑर्गेनिज्म हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला, तो वो क्या है, उसका नाम है बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा गट फ्रेंडली है, हमारे ह्यूमन गट में पाया जाता है, ठीक है, और फर्मेंटेड फूड में भी ये मिलता है। नेक्स्ट की बात करें तो लाला लाजपत राय रोड बायोग्राफीज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मजीनी, गरीबल्दी, महात्मा गांधी एंड शिवाजी। तो उन्होंने किसका नहीं लिखा है, उन्होंने महात्मा गांधी का बायोग्राफी उन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट आता है व्हाट डज द टर्म डे जीरो रेफर टू,
तो क्या है डे जीरो, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है? तो डे जीरो एक ऐसा दिन है जहां पे यूजेबल वाटर का जो लिमिट है, यानी कि एक ऐसा दिन जब सिटी में रन आउट ऑफ यूजेबल वाटर। तो ये हो गया आपका डे जीरो के बारे में। नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वीर गाथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका, इसको वीर गाथा को कब लॉन्च किया गया था? 2021 में। किसके अंडर? आजादी के अमृत महोत्सव के अंडर इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बिहार करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि हमारा आज का लास्ट सेगमेंट होने वाला है, बिहार करंट अफेयर्स। तो चलिए हम बिहार करंट अफेयर्स के पहला जो न्यूज है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार ट्राइबल विलेजेस स्विच टू ऑन ग्रिड पावर एज JGUA इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव गैदर्स पेस। ठीक है, तो बिहार में काफी ऐसे आपके ट्राइबल फैमिलीज है, कहाँ पे? जो आपके फॉरेस्ट और रिवराइन एरियाज है, तो उन्हें जो है इलेक्ट्रिसिटी से उन्हें फाइनली कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि अब वो एक ऐसे विलेजेस नहीं रहे हैं जहाँ पे पावर सप्लाई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की सप्लाई आपकी लगा दी गई है, रिप्लेसिंग लिमिटेड सोलर पावर, ठीक है, विथ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो देखिए ये जो ट्राइबल फैमिलीज है जो कि आप बिहार में, जो कि फॉरेस्ट और रिवराइन एरियाज के पास थी, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड आपके सोलर पावर सप्लाईज लगाए गए थे, जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए चलता था, जब तक धूप है धूप है, नहीं है नहीं है, नहीं होता था। तो एक डिसकंटिन्यूड आपका पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपका होता था। अब जो है इन विलेजेस को एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है, जहां पे कंटिन्यू 24/7 आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने वाला है। ठीक है, और ये जो DAJGUA उसका फुल फॉर्म क्या है? धरती आबा जनजातीय उत्थान अभियान। इसका नाम याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, जहां पे काफी सारे ट्राइबल फैमिलीज को इस स्कीम के अंडर आपको इलेक्ट्रिसिटी 24/7 फाइनली प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मैं बिहार हूँ, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि कैसे रिपब्लिक डे पर आपका पटना में एक कथक क्लासिक स्टोरी टेलिंग हुआ था, जिसका नाम है मैं हूँ बिहार। ठीक है, इसके बारे में हमने कल के बारे में पढ़ा था। ये कथक बैलेट था, क्लासिक आपका क्लासिक कथक में स्टोरी टेलिंग आपका प्रोग्राम था, जिसका कि नाम क्या है? मैं हूँ बिहार। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पीएमसी पुशेस फॉर प्लास्टिक फ्री फ्यूचर विद सिटी वाइड क्लीनलीनेस रैलीज एंड गंगा घाट कैंपेन। तो पटना की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने सिटी वाइड एक कैंपेन लॉन्च किया है गंगा घाट को क्लीन रखने का, और साथ ही साथ जो है पूरे सिटी में क्लीनलीनेस के लेके उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, जहां पे इस सिटी को जो है हमें बहुत ज्यादा क्लीन बनाना है और वेस्ट फ्री, प्लास्टिक फ्री हमें बनाना है। एक इसके ऊपर स्वच्छता के ऊपर ही एक रिपोर्ट आया था, जिसमें कि एज यूजुअल इंडोर तो फर्स्ट क्लीनलीनेस में आया ही था। पटना का रैंकिंग क्या आया था याद है? हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि पटना का जो क्लीनलीनेस में रैंकिंग था पटना का, वो था 21। ठीक है, तो याद रखेंगे पटना का जो रैंकिंग था वो था 21। इस इनिशिएटिव को अगर हम और देखें, थीम देखें, तो क्लीन हैबिट्स फॉर अ क्लीन इंडिया एम्स टू मेक सैनिटेशन अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कहना ये चाहते हैं, देखिए इस स्कीम के थ्रू कि जो क्लेanलीनेस होता है, जो सैनिटेशन होता है, वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही है, यानी कि सब कोई को मिल के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हम जो है अपने शहर को और साफ कर सकें। ठीक है, तो ये एक ड्राइव शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आईआईटी पटना के बारे में। तो आईआईटी पटना ने एक प्री समिट होस्ट किया है, जो अभी होने वाला है, इंडिया एआई समिट 2026 के। उससे पहले आईआईटी पटना ने एक प्री समिट जो है उनसे होस्ट किया है, जिसमें फोकस क्या था? जिसमें फोकस था आपका इनोवेशन के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आपकी अभी बहुत ही चर्चित जो विषय है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में, और जो कि एक्चुअली उस समिट का जो मेन टॉपिक ही है एआई समिट। ठीक है, उस पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं मधुबनी पावर सबस्टेशन इंस्पेक्शन हाईलाइट सेफ्टी एंड मेंटेनेंस प्रायोरिटीज। तो ये वन लाइनर न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर में जो है एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन होने वाला है, और उसे जो है एक्सटेंशन मिल गया फॉर रनवे एक्सटेंशन आफ्टर लैंड एक्विजिशन एंड एएआई आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्वे के बाद जो है आपका वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट जो है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट कितना लैंड देने वाली है? स्टेट गवर्नमेंट और 12 एकड़ लैंड, 12 एकड़ लैंड और देने वाली है इस
प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो क्या होने वाला है कि जो रीजनल लेवल पे जो एयर ट्रैवलिंग होने वाला है उसको इस चीज से इस प्रोजेक्ट से जो है एक बूस्टअप मिलने वाला है, और इन सारे काम और डेवलपमेंट को कौन देखेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का करंट अफेयर सेशन। तो हमने इतने सारे सेशंस को हमने देख लिया है, आज के सेक्टर्स को। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।